नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी बिहार स्पेशल के तहत आधुनिक बिहार का इतिहास इस श्रृंखला के तहत आज 5वें क्लास में हम लोग चंपारण सत्याग्रह एवं बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे तथा साथ ही प्रश्न के बाद व्याख्या के माध्यम से इस पूरे टॉपिक के कॉन्सेप्ट को पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग चंपारण सत्याग्रह और बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, जो कि चंपारण सत्याग्रह के पहले जो भी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और उससे संबंधित जो घटनाएं हुई थी उनका हम लोग विस्तृत अवलोकन करेंगे और साथ ही प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी इसको समझेंगे। इसके तहत एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नों को। दोस्तों, आपको बता दें कि आज ये आधुनिक बिहार के इतिहास के तहत 5वां क्लास है। इसके पहले ऑलरेडी 4 क्लास इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए जा चुके हैं। अगर आपने पहले ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। पहला चक्र जो था उसमें प्रश्न का जो सीरीज था उसमें बिहार में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित 45 एमसीक्यू थे। दूसरे में बिहार के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन से संबंधित एमसीक्यू और व्याख्या थे। तीसरा जो क्लास था उसमें बिहार में 1857 का विद्रोह से संबंधित प्रश्न और व्याख्या दिया गया था। और चौथा जो क्लास है, जो लास्ट क्लास हुआ था, उसमें बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय इससे संबंधित 40 एमसीक्यू प्लस व्याख्या को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और इसी के तहत आज 5वें क्लास में हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के आरंभिक नेताओं में निम्नलिखित में से किनका संबंध बिहार से नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, ऑप्शन बी केदारनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी बाबाजी ठाकुरदास, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से चुनना है कि आरंभिक जो क्रांतिकारी विचारधारा था बिहार में उसमें से निम्नलिखित में से कौन बिहार से संबंधित नहीं है। तो जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा, ऑप्शन डी जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उनका संबंध बिहार से नहीं था। करजन के बंगाल विभाजन के कारण बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रसार हुआ। इसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के आरंभिक नेताओं में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुरदास थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध महाराष्ट्र से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, बिहार के पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी। ऑप्शन है आपके सामने डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, ऑप्शन बी केदारनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी बाबाजी ठाकुरदास, ऑप्शन डी बटेश्वर पांडे, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी बाबाजी ठाकुरदास। अब इसको व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। 1906 ईस्वी में बाबाजी ठाकुरदास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की और मदरलैंड नामक क्रांतिकारी विचारों वाले समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया। तो ये दोनों ही प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे गए हैं, खासकर ये मदरलैंड पुस्तक। ठीक है, तो आप अच्छा से याद कर लिए। बाबाजी ठाकुरदास ने 1906 ईस्वी में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की और बाबाजी ठाकुरदास ने जो मदरलैंड नामक समाचार पत्र है उसका प्रकाशन शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, 1906 में पटना से द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। ऑप्शन है आपके सामने बाबाजी ठाकुरदास, रेवती नाग, सचिन बागी, फनेश्वर नाथ, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में इसका आंसर आपको मिल गया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बाबाजी ठाकुरदास, जो कि 1906 ईस्वी में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी और यहीं से इन्होंने मदरलैंड नामक क्रांतिकारी विचारों वाला समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 4, 30 अप्रैल 1908 ईस्वी के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था। ऑप्शन है आपके सामने ए जॉर्ज किंग्सफोर्ड, बी प्रिंगले, सी उपयुक्त दोनों, डी लॉर्ड कर्जन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी जॉर्ज किंग्सफोर्ड।
30 अप्रैल 1908 ईस्वी को 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के वर्तमान जज, उस समय के जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी द्वारा किया गया, लेकिन गलती से जो बम है, बम कांड में वकील प्रिंगले केनेडी की पत्नी और बेटी मारी गई। जो प्रयास किया गया था जॉर्ज किंग्सफोर्ड के जो जज थे किंग्सफोर्ड, उनको मारने का प्रयास किया गया था, लेकिन जो बम था ना, वो जो साथ में जो काफिला था उसका जो वकील था, उनके गाड़ी पर बम गिर गई और उनकी जो वकील प्रिंगले केनेडी की पत्नी और बेटी गलती से मारी गई थी। ठीक है, और ये घटना कब की है? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के उस समय के जज जो थे किंग्सफोर्ड, और किसने अंजाम दिया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी ने। आगे पता चलेगा कि इनको क्यों मारने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 5, किंग्सफोर्ड कौन था? कलकत्ता का चीफ प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट, भारत का गवर्नर जनरल, अंग्रेजी व्यापारी, पटना का कमिश्नर, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कलकत्ता का चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। व्याख्या में इसको हम लोग समझते हैं। किंग्सफोर्ड पहले कलकत्ता का चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट था और यंग बंगाल के कार्यकर्ताओं को सजा देने के लिए कुख्यात था। मुजफ्फरपुर बम कांड करने के बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी रातों रात वहां से भाग गए, लेकिन अगले दिन पूसा रोड स्टेशन के नज़दीक खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी गई। प्रफुल्ल चंद चाकी ने 2 मई 1908 ईस्वी को पुलिस से मुठभेड़ होने के कारण स्वयं को गोली मार ली। ठीक है, तो कौन था किंग्सफोर्ड? उस समय तो मुजफ्फरपुर का जज था, लेकिन यंग बंगाल आंदोलन के समय यह काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि इन्होंने ज़बरदस्ती लोगों को बिना गवाह और सबूत के, जो भारतीय आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे, उनको सजा देने के लिए कुख्यात था। इसी के कारण प्रफुल्ल चंद चाकी और खुदीराम बोस ने इसे मारने की कोशिश की थी, और जो कि दोनों को गिरफ्तार खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई, लेकिन प्रफुल्ल चंद चाकी ने 2 मई 1908 ईस्वी को अपने आप को स्वयं से गोली मार ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड को किसने अंजाम दिया था? ऑप्शन है आपके सामने, कामता प्रसाद एवं भूपेंद्र दत्त ने, सचिंद्र सान्याल और बारिंद्र कुमार घोष ने, सी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी ने, सचिन बागी और फणेश्वर नाथ ने, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7, मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में किसे फांसी दी गई थी? तो प्रफुल्ल चंद चाकी और खुदीराम बोस ने अंजाम दिया था। प्रफुल्ल चंद चाकी ने अपनी खुद को गोली मार ली थी और किसने? खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। तो ऑप्शन है आपके सामने, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, सचिन सान्याल, बारिंद्र कुमार घोष, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन है आपके सामने, 13 जुलाई 1908 ईस्वी को, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को, 1 दिसंबर 1908 ईस्वी को, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। पिछले प्रश्न के व्याख्या में इसका उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है आपके सामने, ए, उन्हें फांसी दी गई, ऑप्शन बी, उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई, ऑप्शन सी, स्वयं को गोली मार ली, ऑप्शन डी, वह विदेश भाग गए, ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, उसने स्वयं को गोली मार ली थी, फांसी दी गई थी खुदीराम बोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, भूपेंद्र नाथ दत्त, त्रिलोचन सिंह, अमित नाथ दास
कालिदास बसु, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, कालिदास बसु। मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु खुदीराम बोस के वकील थे। इनके कहने पर खुदीराम बोस ने हाई कोर्ट में फांसी की सज़ा के विरुद्ध अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सज़ा बरकरार रखा। तो खुदीराम बोस के वकील कौन थे? कालिदास बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने, ये पटना की बात हो रही है। ऑप्शन है भूपेंद्र नाथ दत्त ने, ऑप्शन बी सचिंद्र नाथ सान्याल ने, ऑप्शन सी खुदीराम बोस ने, डी सच्चिदानंद सिन्हा ने, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, सचिंद्र नाथ सान्याल ने। अब पटना के अनुशीलन समिति के बारे में हम लोग देख लेते हैं। 1913 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा स्थापित की। उस समय पटना का बीएन कॉलेज क्रांतिकारी विचारधारा का केंद्र बन गया था। बीएन कॉलेज आज भी जो कि अवस्थित है पटना में। ढाका अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य भागलपुर में सक्रिय थे। इनमें रेवती नाग एवं यदुनाथ सरकार सर्वप्रमुख थे। रेवती नाग और यदुनाथ सरकार द्वारा क्रमशः भागलपुर और बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया गया था। ये रेवती नाथ और यदुनाथ सरकार कहाँ किस अनुशीलन समिति से संबंधित थे? तो ढाका के अनुशीलन संबंधित थे। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल ने। पटना का कौन सा कॉलेज क्रांतिकारी विचारधारा का केंद्र बन गया था उस समय? तो ऑप्शन है आपके सामने, इसका सही उत्तर है बीएन कॉलेज। तो ये सारे पॉइंट हैं पटना के अनुशीलन समिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना के समय पटना का कौन सा कॉलेज क्रांतिकारी विचारधारा का केंद्र बन गया था? ऑप्शन है आपके सामने पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, बीएन कॉलेज, एएन कॉलेज, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में इसका आंसर मिल गया था आपको। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी बीएन कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाका अनुशीलन समिति के किस सदस्य ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाने में मदद की थी? तो ऑप्शन है आपके सामने यदुनाथ सरकार, श्यामजी कृष्ण वर्मा, स्वाति सत्यदेव, रेवती नाग, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 11वें प्रश्न के व्याख्या में इसका उत्तर था और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी ढाका अनुशीलन समिति के यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाने में मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाका अनुशीलन समिति के किस सदस्य ने भागलपुर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाने में मदद की थी? बक्सर के तो हो गए यदुनाथ सरकार, अब ढाका, अब जो है भागलपुर में किसने मदद की थी? तो ऑप्शन है आपके सामने यदुनाथ सरकार, श्यामजी कृष्ण वर्मा, स्वाति सत्यदेव, रेवती नाग, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर भी आपको पता है, व्याख्या में आपने पढ़ लिया था अगर याद होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, रेवती नाग ने भागलपुर में और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाने में मदद की थी। और इन दोनों का, यदुनाथ सरकार और रेवती नाग का संबंध कहाँ से था? ढाका के अनुशीलन समिति से। और पटना के अनुशीलन समिति से सचिंद्र नाथ सान्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1918 ईस्वी में किस बंगाली नौजवान को भागलपुर में भारत रक्षा कानून की धारा 12 क के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने काशी प्रसाद जायसवाल, सचिंद्र नाथ सान्याल, अनाथ बंधु चौधरी, भूपेंद्र नाथ दत्त और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, अनाथ बंधु चौधरी। भागलपुर में अनाथ बंधु चौधरी नामक एक बंगाली नौजवान को भारत रक्षा कानून की धारा 12 क के अंतर्गत दिसंबर 1918 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया और इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसकी गिरफ्तारी पर विरोध प्रकट किया था। तो भागलपुर में भारत रक्षा कानून धारा 12 क के अंतर्गत किस बंगाली नौजवान को गिरफ्तार किया गया था? अनाथ बंधु चौधरी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इनके गिरफ्तारी में अपना विरोध प्रकट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 16, बारिंद्र कुमार घोष ने स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए किस स्थान पर गोल्डन लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन है आपके सामने देवघर में, छपरा में, सोनपुर में,
गया में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, देवघर में। बारिंद्र कुमार घोष ने स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने 1915 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन ये बीपीएससी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन हुआ था। चंपारण में, बिहार के चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बगान मालिकों द्वारा 3 कठिया नामक प्रथा लागू किया गया था। इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य जमीन के 3/20 भाग अर्थात 1 बीघा में 3 कट्ठा भाग में जमींदारी, 1 बीघा में 20 कट्ठा उस समय होता, अभी भी होता है, उसमें 20/3, 3/20 या 3 कठिया, इसे ही 3 कठिया प्रथा कहते हैं। 1 बीघा में 3 कट्ठा भाग में जमींदार की इच्छा अनुसार फसल उपजानी होती थी। अगर कोई किसान इससे मुक्त होना चाहता है तो इसके लिए यह आवश्यक था कि वह बागान मालिकों को एक बड़ी राशि अबवाब के रूप में दे। ये अबवाब के रूप में उस राशि को कहा जाता है जो काफ़ी बड़ी होती थी। अगर आपको 3 कठिया पद्धति से मुक्त होना है, वो 20 कट्ठा में आप 17 कट्ठा अपने मन से बोइए, लेकिन 3 कट्ठा जो जमींदार रिकमेंड करेगा, जो फसल रिकमेंड करेगा, उसी को आपको उगाया जाता था। उस समय नील की खेती उन 3 कट्ठा पे जमींदार जबरन उगवाते थे। 1917 ईस्वी का गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह इसी शोषणकारी प्रथा के उन्मूलन के लिए हुआ था। यह महात्मा गांधी के भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग था। तो चंपारण जो आंदोलन था, यह महात्मा गांधी का भी भारत में पहला आंदोलन था। सत्याग्रह से संबंधित पहला आंदोलन गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह ही था। इसे 3 कठिया पद्धति के कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आपके सामने महात्मा गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, राजकुमार शुक्ल ने, ब्रजकिशोर प्रसाद ने, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर इसका नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी ने, और बिहार के राजकुमार शुक्ल इनका साथ दिए थे बिहार की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कठिया प्रथा संबंधित है। अब 3 कठिया प्रथा किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने खेड़ा आंदोलन से, चंपारण आंदोलन से, बारदोली आंदोलन से, सन्यासी विद्रोह से, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी चंपारण आंदोलन से। अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध 19वीं सदी के शुरुआत में ही करा लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के प्रति बीघे पर 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे ही 3 कठिया प्रथा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ से प्रारंभ किया? ऑप्शन है आपके सामने खेड़ा से, अहमदाबाद से, चंपारण से, साबरमती से, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चंपारण। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले से ही प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न संख्या 21, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है आपके सामने बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो गांधी जी का साथ बिहार के किस नेता ने दिया था? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल मुरली भड़हवा गांव के किसान नेता थे। जो चंपारण के ही मुरली भड़हवा गांव था, वहीं के किसान नेता थे राजकुमार। और ये प्रश्न पूछा गया है 64वीं बीपीएससी में कि राजकुमार शुक्ल किस गांव से संबंधित है, किस गांव के थे। तो इसलिए ये पॉइंट आप जरूर याद कर लीजिएगा। राजकुमार शुक्ल मुरली भड़हवा गांव के नेता थे, किसान नेता थे। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर ही गांधी जी पटना, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा होते हुए 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को चंपारण पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के दौरान चर्चा में रहा समाचार पत्र
प्रताप के संपादक कौन थे? प्रताप के संपादक कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने गणेश शंकर विद्यार्थी, महेश्वर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, हरिवंश सहाय, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए गणेश शंकर विद्यार्थी। समाचार पत्र प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। विद्यार्थी जी ने 4 जनवरी 1915 ईस्वी के अंक में चंपारण में अंधेरा नाम से एक लेख प्रकाशित किया और इस लेख से अंग्रेजों आग बबूला हो गए थे। गणेश शंकर विद्यार्थी ने ही राजकुमार शुक्ल को गांधी जी से मिलने की सलाह दी थी। यही वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे जिनके सलाह पर जो राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे। लखनऊ का जो कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन हुआ था उसमें जाके गांधी जी से मिले थे राजकुमार शुक्ल। अब चंपारण के नील किसानों से की व्यथा उनको सुनाई थी। तो प्रताप जो कि चंपारण सत्याग्रह के समय विभिन्न प्रकार के लेख लिखने के लिए चर्चा में था, उसके संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। और उसका एक लेख था चंपारण में अंधेरा। ठीक है, प्रश्न आएगा चंपारण में अंधेरा किस समाचार पत्र का लेख है? तो उसमें सही उत्तर वहाँ हो सकता है प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे? ऑप्शन है आपके सामने बांकीपुर अधिवेशन 1912 जो कि पहला बिहार का पहला कांग्रेस का अधिवेशन था। नेक्स्ट ऑप्शन बी कराची अधिवेशन 1913, बम्बई अधिवेशन 1915 और लखनऊ अधिवेशन 1916। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार के सभापतित्व में दिसंबर 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें चंपारण के नीलहो से उत्पीड़ित रैयतों के प्रतिनिधि के रूप में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और नीलहो के अत्याचारों के बारे में बताया और गांधी जी को चंपारण चलने का आग्रह भी किया था। तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। और इसी अवसर पर जो नीलहो के उत्पीड़ित किसानों के जो प्रतिनिधि के रूप में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिले थे, उन्हें इनके बारे में बताया और चंपारण आने का आग्रह भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित बिहार में प्लांट्स ऑफ रैयत शीर्षक से किस समाचार पत्रिका ने 6 किस्तों में एक लेख प्रकाशित किया था? तो चंपारण में अंधेरा किसका लेख था? प्रताप का। समाचार पत्र का क्या नाम था? प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी उनके संपादक थे। अब एक समाचार पत्र ने एक लेख लिखा था 6 किस्तों में उनका 6 एपिसोड में लेख था जिनका लेख का ही शीर्षक था बिहार में प्लांट्स ऑफ रैयत। और यह किस समाचार पत्र का लेख था? तो ऑप्शन है आपके सामने अमृत बाजार पत्रिका, प्रताप, बिहारी, हिंदी केसरी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बिहारी। जो बिहार टाइम्स है ना, जिसका शुरुआत 1894 ईस्वी में मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा बाद में ने किया था, उसी बिहारी टाइम्स का जो नाम है ना बाद में बिहारी कर दिया गया। ठीक है, तो बिहारी टाइम्स जिसका कि नाम बाद में बदलकर बिहारी कर दिया गया था के संपादक महेश्वर प्रसाद ने सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए बिहार में प्लांट्स ऑफ रैयत शीर्षक से 6 किस्तों में एक लेख प्रकाशित किया जिससे बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल नाराज हो गए तथा महेश्वर प्रसाद को बिहारी के संपादक के पद से हटने के लिए बाध्य कर दिया। तो उस समय बिहारी के संपादक कौन थे? महेश्वर प्रसाद। उन्हीं के प्रयास से लेख छपा बिहार में प्लांट्स ऑफ रैयत। बिहारी टाइम्स का ही आगे नाम बदल के कर दिया गया था बिहारी। ठीक है, तो ये बिहारी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? ऑप्शन है आपके सामने F.E. सलाई, एडवर्ड अल्बर्ट गेट, विलियम टेलर, गॉर्डन रिच वॉन। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उस समय उपराज्यपाल थे एडवर्ड अल्बर्ट गेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी चंपारण जाने के क्रम में पटना में वह किसके पास ठहरे थे? ऑप्शन है आपके सामने पटना मुजफ्फर होते हुए
गांधी जी कहाँ गए थे? चंपारण गए थे। तो वो पटना में जब आए तो वह कुछ देर ठहरे थे। वो किनके यहाँ ठहरे थे? तो इसका ऑप्शन है आपके सामने जेबी कृपलानी, मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए जेबी कृपलानी। नहीं, इसका सही उत्तर जेबी कृपलानी नहीं होगा, मजरूल हक होगा। गलती से यहाँ पे जेबी कृपलानी हो गया है, ठीक है। इनके साथ हो लिए थे जेबी कृपलानी, लेकिन ठहरे थे मजरूल हक के साथ, ठीक है। हम इसको सही कर देंगे। गांधी जी 9 अप्रैल 1917 ईस्वी को कलकत्ता से राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण के लिए रवाना हुए तथा पटना मुजफ्फर होते हुए वह चंपारण पहुँचे। पटना में वह मजरूल हक के पास ठहरे भी थे। पटना से मुजफ्फरपुर के लिए प्रस्थान करते समय जेपी कृपलानी भी कई अनुयायियों के साथ गांधी जी के साथ हो लिए थे। तो पटना प्रवास के दौरान वो किसके यहाँ ठहरे थे? मजरूल हक के साथ, और इनके साथ यहाँ से जेबी कृपलानी अपने अनुयायियों के साथ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरहुत प्रमंडल के किस आयुक्त ने गांधी जी को अविलंब तिरहुत छोड़ देने को कहा था? ऑप्शन है आपके सामने जे.एम. विल्सन, एल.एफ. मॉर्सेड, एडवर्ड अल्बर्ट गेट, श्याम कृष्ण सहाय, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी एल.एफ. मॉर्सेड। देखते हैं क्यों इन्होंने ऐसा बोला। तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त एल.एफ. मॉर्सेड ने गांधी जी को बाहरी व्यक्ति बताते हुए उन्हें अविलंब तिरहुत छोड़ देने को कहा। अतः वे धरणीधर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, गोरख प्रसाद, जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल आदि के साथ चंपारण चले गए, जहां पर उनके खिलाफ मुकदमा भी चलाया गया था। तो तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त कौन थे? एल.एफ. मॉर्सेड, जिन्होंने गांधी जी को अविलंब तिरहुत प्रमंडल को छोड़ देने का आदेश दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर कहाँ मुकदमा चलाया गया था? ऑप्शन है आपके सामने पटना में, मोतिहारी में, बेतिया में, मुजफ्फरपुर में, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मोतिहारी में गांधी जी के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी व्यक्ति इनको बोल के इनके ऊपर मुकदमा भी चलाया गया और तिरहुत प्रमंडल छोड़ देने का आदेश भी वहाँ के आयुक्त ने जारी किया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट से कहां पर जाकर मिले थे? चंपारण सत्याग्रह की स्थिति से उन्होंने मिला था किन से? बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड अल्बर्ट गेट से। ऑप्शन है आपके सामने रांची में, चंपारण में, मुजफ्फरपुर में, पटना में, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रांची में इन दोनों के बीच मुलाकात हुई थी। चंपारण के नील किसानों के संबंध में गांधी जी मुख्य सचिव को बिहार के उपराज्यपाल से मिलने के लिए पत्र लिखा, जिसके अनुमति मिलने के बाद 5 जून 1917 ईस्वी को रांची जाकर बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एल्बर्ट गेट से मुलाकात की। बैठक में मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखा, अनुमति मांगी और अनुमति मिलने के बाद, चूंकि उस समय उपराज्यपाल कहाँ में था? रांची में था। तो गांधी जी रांची में जा गए और 5 जून 1917 ईस्वी को रांची में जो उस समय बिहार के उपराज्यपाल थे अल्बर्ट गेट, उनसे मुलाकात की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी जब बिहार के उपराज्यपाल से मिलने रांची गए थे तो वह किनके यहाँ ठहरे थे? ऑप्शन है आपके सामने रामनवमी प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, धरणीधर प्रसाद, श्याम कृष्ण सहाय, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी श्याम कृष्ण सहाय। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी रांची प्रवास के दौरान आर्य समाज के प्रधान बैरिस्टर श्याम कृष्ण सहाय के यहाँ ठहरे थे। ये दोनों ट्रिनिटी कॉलेज लंदन में बैरिस्ट्री की पढ़ाई साथ में किए थे। चूँकि वो दोनों एक बैच के ही थे, बैचमेट थे, और उस समय जो श्याम कृष्ण सहाय थे वो रांची में रह रहे थे और लंदन का जो ट्रिनिटी कॉलेज है, दोनों वहाँ पे बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी। तो रांची प्रवास के दौरान गांधी जी अपने जो कॉलेज मेट हैं श्याम कृष्ण सहाय, इनके यहाँ ठहरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण के किसानों की समस्याओं की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? और जब
बिहार के उपराज्यपाल और गांधी जी के बीच जब 5 जून को रांची में मुलाकात हुई तो यह कुछ दिनों तक लगभग 3 दौर में चली और उसी के बाद एक कमेटी गठित करने का प्रस्ताव पास हुआ। तो वह कमेटी का नाम क्या था? ऑप्शन है आपके सामने, चंपारण नील कमेटी, चंपारण एग्रेरियन कमेटी, मोतिहारी एग्रेरियन कमेटी, नील किसान कमेटी, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चंपारण एग्रेरियन कमेटी। बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल अल्बर्ट गेट और गांधी जी के बीच रांची में हुए वार्ता 3 दिनों तक चली, ठीक है, जिसके बाद चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष एक राजस्व अधिकारी FC सलाई को बनाया गया। चंपारण एग्रेरियन कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनाई गई? तो FC सलाई, उस समय वह एक राजस्व अधिकारी हुआ करते थे, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम चंपारण एग्रेरियन कमेटी रखा गया। और इसमें अब मेंबर भी कमेटी बनेगा तो कुछ सदस्य भी रखे जाते हैं, अध्यक्ष तो हो गए सलाई। गोरे जमींदारों के प्रतिनिधि डी रीड को तथा भारतीय, यानी उस समय भारतीयों को काला कहा जाता था, तो भारतीय जमींदारों के प्रतिनिधि गांधी जी को बनाया गया था। इस समिति के जो गोरे जमींदारों के जो प्रतिनिधि थे उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे डी रीड, और भारतीय जमींदारों की प्रतिनिधि किनके हाथों में थी? गांधी जी के हाथों में। इस कमेटी की प्रारंभिक बैठक रांची में 11 जुलाई 1917 को हुई थी। तो 5 जून 1917 ईस्वी को वार्ता हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि एक कमेटी गठित की जाएगी और उस कमेटी का नाम रखा गया चंपारण एग्रेरियन कमेटी, जिसके कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए FC सलाई को, और इसमें गोरे जमींदारों के प्रतिनिधि थे डी रीड और भारतीय जमींदारों के प्रतिनिधि गांधी जी को बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण एग्रेरियन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष कब प्रस्तुत की? अब कमेटी बन गई, उस पर सभी प्रतिनिधियों ने अपने अपने काम किए, उसके बाद अब रिपोर्ट बन गया। रिपोर्ट कब सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन है आपके सामने, 5 जून 1918, 5 जून 1917, 18 अक्टूबर 1917, 4 अक्टूबर 1917, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी 4 अक्टूबर 1917। अब व्याख्या में हम लोग समझते हैं इसको। 4 अक्टूबर 1917 ईस्वी को चंपारण एग्रेरियन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। 18 अक्टूबर को इस आशय की अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई और इसकी अनुशंसा पर 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया, किसानों पर लगान भी घटा दिया गया और उन्हें क्षतिपूर्ति का धन भी दिया गया। तो 4 अक्टूबर को यह रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 5 जून 1917 को बिहार के उपराज्यपाल अल्बर्ट गेट और गांधी जी के बीच बैठक हुई थी जिसमें चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन बनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है, जिसमें गांधी जी भी सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? ऑप्शन है आपके सामने, रामनवमी प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, श्यामनंदन सहाय, जनकधारी प्रसाद। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, जनकधारी प्रसाद को मोतिहारी का अपना कार्यालय सौंप के गांधी जी वापस लौट गए, क्योंकि अब चंपारण के नील किसानों के सारी समस्या समाप्त हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है? नीचे ऑप्शन में से सत्य को चुनना है। ऑप्शन है आपके सामने, ए, 3 कठिया प्रथा का अंत, तो सही है। ऑप्शन बी, सभी रैयतों के लगान को घटा दिए गए, ये भी सही है। बगान मालिक द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपयों की 25% वापस किया गया, ये भी सही है। और ऑप्शन डी, चंपारण अधिनियम का जन्म, ये भी सही है क्योंकि कमेटी के बाद यह चंपारण अधिनियम पारित किया गया था, बना था, और इसलिए ऑप्शन ई इसका सही हो गया। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उपयुक्त सभी उत्तर सही है, यानी एक से अधिक, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई। तो आज का उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आज के जो ये टॉपिक थे, चंपारण सत्याग्रह और बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से संबंधित जो टॉपिक है, इसमें जितने भी प्रश्न बनते हैं हम लोगों ने बहुत बारीकी से उसको सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है कि इससे संबंधित परीक्षा में एक भी प्रश्न अब नहीं बच पाएंगे।
आगे के क्लास में हम लोग जैसे जैसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ता है वैसे वैसे बिहार में भी उससे संबंधित घटनाएं होती हैं, असहयोग आंदोलन, चौरा चौरी कांड, फिर स्वराज दल की स्थापना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दूसरा चरण है उससे संबंधित 1917 के बाद 1919 से जो गांधी जी का सक्रिय राजनीति में प्रवेश 1717 से ही हो जाता है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा हम लोग बिहार के सारे टॉपिक को इसको लेके चलेंगे और इस तरह पढ़ेंगे कि बिहार के टॉपिक से एक भी प्रश्न अगर आते हैं तो वो हम लोग पूरी कंफर्म के साथ परीक्षा में बना के आएंगे। और हमारा ये वीडियो आगे चलता रहेगा। आप उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।